हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आइए देखते हैं, आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इस पर बात करेंगे हम फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल की। ओके, अभी तक हमने पूरा का पूरा बोहर्स मॉडल डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं कि बोहर्स मॉडल को हटाए जाने के कारण क्या थे। तो इस कड़ी में सबसे पहले आते हैं मैक्स प्लांक। And Max Planck was given the quantum theory of light. Okay, Max Planck was given the quantum theory of light. So what Max Planck says that the radiation, or you can say electromagnetic wave या light radiation, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का रेडिएशन जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, आर मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल ऑफ एनर्जी. दिस पैकेट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोन और क्वांटा. सो ही सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. उसने मतलब लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में सजेस्ट किए कि जो लाइट होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल की फॉर्म में आती है एंड दैट बंडल ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड क्वांटा. यहाँ पे एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन शो कर रहा हूँ कि देखिए आपके सामने दो वेव्स हैं. फर्स्ट लाइट वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हैविंग द फ्रिक्वेंसी इज एफ, सो इट्स एनर्जी इज इक्वल्स टू एच एफ. एंड सेकेंड वेव हैविंग द फ्रिक्वेंसी एफ डैश, सो इट्स फ्रिक्वेंसी एनर्जी इज एच एफ डैश. सो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, फर्स्ट केस मतलब क्या का क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से आइदर एनर्जी एच एफ होगी या 2hf होगी या 3hf होगी या 4hf होगी. मतलब किसी भी रेडिएशन के अंदर जो फोटॉन्स है उसकी एनर्जी जो होती है क्वांटाइज्ड होती है. ओके, h इंटू एफ या h इंटू न्यू, वेयर f इज़ द फ्रिक्वेंसी, इस फॉर्म में हुआ करती है. दिस इज कॉल्ड मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. ओके फाइन, सो यहाँ तक हम आ गए हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक लाइट एक रेडिएशन कोई भी ले लो, उसके मेनली 3 पैरामीटर होते हैं. एक उसकी वेलोसिटी v, एक उसकी फ्रिक्वेंसी f एंड उसका वेवलेंथ लैम्डा. ये 3 पैरामीटर होते हैं. ओके, फॉर एवरी टाइप ऑफ वेव देयर आर 3 पैरामीटर एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दैट इज v इज इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा. सो f इक्वल्स टू v बाई लैम्डा, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द वेव, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. ओके, so for electromagnetic wave v is equals to f lambda, so f equal to v by lambda, but electromagnetic waves are moving with the speed of light, so it would be c by lambda. So energy of photon we can write equals to h nu or hf, h c by lambda, where h is the Planck constant, value is 6.6 into 10 की power minus 34 जूल सेकेंड. सो ये था. अब बच्चों एक्सपेरिमेंट चलते जाते हैं. वैसे तो शुरुआत में अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लांक जो है वो लाइट का पार्टिकल नेचर बताया, बट समय आने के बाद ये भी पता चलता है कि लाइट का वेव नेचर है. थॉमस यंग ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये वेव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है. तो अब दोनों नेचर आने के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था डी ब्रॉगले. ओके, या डी ब्रॉगे. तो डी ब्रॉगले ने लाइट के 2 नेचर एनालिसिस किए. उस समय तक 2 नेचर आ चुके थे, वन इज द वेव, सेकेंड इज द पार्टिकल. So after studying these all things, the light has given as dual nature of light. Means the character of light is considered as the dual. It is the combination of both wave nature as well as the particle nature or quantum nature. ओके सी स्टूडेंट्स, सो लाइक अब ये आई कहाँ से बात थी. ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं. लाइक इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, यू नो ऑल नो, एंड बिकॉज इट इज पार्टिकल बिकॉज इट हैविंग सम मास इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम. एंड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इज 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. सो इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड एज अ वेव because it is very small and it is fast moving. So due this both the reasons, electron may be considered as the wave. So he assumed that the electron has 2 nature, wave as well as particle. So de Broglie assumed that the electron having 2 nature, wave as well as particle. This is called dual nature of electron. So this thing is called dual nature of electron. Later on बहुत साल बाद एक्सपेरिमेंट हुआ. डेविसन एंड जर्मन नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट शो करके बता दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को फॉलो करता है, बिकॉज डिफ्रैक्शन केवल वेव्स दे सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही डिफ्रैक्शन नेचर दिखाया, ये बात पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. ओके, तो इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ये बात पता चल के आ गई. ओके, नेक्स्ट. सो दोनों कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल एंड वेव नेचर एक्सेप्ट किए गए. ओके गाइज, नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट. ओके, यस, see, if electron has a wave then it should have a wavelength that is equal lambda equal to h by mv. अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक वेव मानते तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h by mv होगा. सो तो लैम्डा
की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है h/mv। इसको हम बाद में पढ़ेंगे ये फॉर्मूला कैसे आता है, फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। ऑल मूविंग पार्टिकल हैव द डुअल नेचर, बिकॉज सारी के सारे पार्टिकल मूव करेंगे तो कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, बट हमको ऑब्जर्व नहीं होता है। इस ऑब्जर्व क्यों नहीं होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। वी कैन सी क्रिकेट बॉल, बट इसको हम पार्टिकल तो फील होता है, इसको हम वेव फील क्यों नहीं कर सकते? लेट्स सी। वी कैन वी सी क्रिकेट बॉल एज अ वेव? ओके, दिस इज अ क्वेश्चन कि क्या हम क्रिकेट बॉल को एज ए वेव ट्रीट कर सकते हैं? लेट्स सी। वेव को, किसी भी चीज़ को वेव ट्रीट कर पाना वो डिपेंड करता है कि उसकी वेवलेंथ कितनी। अगर वेवलेंथ अच्छी खासी बड़ी होगी तो आप उसको वेव ट्रीट कर सकते हो। इफ़ द वेवलेंथ इज़ वेरी मच स्मॉल, वेरी नेग्लिजिबल, तो आप उसको वेव ट्रीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो फिर फील नहीं होगी। ओके, सी द क्रिकेट बॉल मास इज 100 ग्राम एंड वेलोसिटी अप्रॉक्स इज 20 मीटर पर सेकेंड, मान लो 30 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ कैलकुलेट द लैम्डा, कैलकुलेट लैम्डा इक्वल टू h/mv, जस्ट पुट द वैल्यू, अप्रोप्रिएट वैल्यू, एंड यू वुड गेट दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.313 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मीटर, और बेटर यू कैन राइट 3.313 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉम। ओ माई गॉड, 10 की पावर माइनस 24, ओके, मीन्स 10 टू द पावर 24th पार्ट ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। यार कितना ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं होगा। दिस वेव लेंथ इज़ वेरी मच स्मॉल, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। सो क्या हुआ? सो मूविंग क्रिकेट बॉल कैन नॉट बी अ वेव, इसको हम एक वेव के जैसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ओके गाइज, come to the next electron. Let's talk about the electron. So mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. Velocity is 2.18 into 10 to the power 6 meter per second. Lambda equal to h/md. Just put the necessary value and calculate the lambda, that is equals to 3.2 angstrom. Yeah, it is the significant value that can be observed. Okay, so 3.2 angstrom is the significant value. The wavelength can be measured. Sorry, the wavelength can be measured. Hence, electron wave nature as well as particle nature. So electron consisting the wave nature as well as the particle nature. Okay guys, so I hope this is clear for you. Moving to the next slide. Okay, see here, de Broglie hypothesis. Let's talk about the de Broglie hypothesis. After his vast category of research and study, what de Broglie hypothesis? So de Broglie said that every microscopic, listen here very keenly, microscopic, बहुत ही छोटा particle moving, every microscopic moving particle is a wave and whose wavelength is given by lambda equals to h/p or h/m into v. This is called Max Planck formula. This is the formula given by the Planck to calculate the wavelength of any particle. Okay, so this is the formula given by Max Planck. Okay, let's do the question. If an electron has a kinetic energy Ke and its de Broglie, find its de Broglie wavelength. So simple it is. Lambda is equals to h/p upon the formula of momentum in the terms of kinetic energy, that is equals to under root 2m Ke. In the right part I have solved here. See, if kinetic energy equals to p upon 2m, then p is equals to 2m Ke. We can place here. So answer h equals to under root 2m Ke, where Ke means kinetic energy. Okay, do the next question. If the kinetic energy of an electron increases by the 44%, then find the percentage change in de Broglie wavelength. So as the formula lambda is equal to h upon 2me, consider the initial energy. For initial wavelength, consider the energy was 100. Okay, so according to the formula lambda 1 equals to h upon 2m into 100. Now if the energy is increases by 44%, so the new energy would be 144 unit. So place the values here. Lambda final is equals to h upon 2 into m into 144. Next, change in wavelength, that is equal to lambda initial minus lambda final. So change in wavelength here, that 2 h upon 2m. ओके, अंडर रूट 100 का करेंगे तो 10 बचेगा एंड अंडर रूट 44 का करेंगे तो 12 बचेगा. सो नाउ दिस इज द चेंज. नाउ परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं. परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू h अपॉन 2m 1/10 minus 1/12 divided by h upon 2m multiplied by 1/10 multiplied by 100. On solving this, you will get the answer is 16.66%. Energy will be changed. Okay, wavelength will be changed. This would be the change, 16.66%. ओके, सो अब बात करते हैं कि थोड़ी सी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आते ही साइंस के एक नए डायरेक्शन, एक नया दरवाज़ा खुल जाता है और वेव नेचर से एसोसिएट कोई बहुत सारी बातें होने लगती हैं.
ओके इसमें एक बात को लेकर के आते हैं एक और महान साइंटिस्ट जिसका नाम है हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिसिटी प्रिंसिपल दिया था, बहुत ही काम का प्रिंसिपल है। So Heisenberg uncertainty principle said that if a moving particle, or you can say microscopic particle, showing the wave nature, then we can note that measure of position as well as momentum of that particle simultaneously. It is not possible, sorry, I meant that it is not possible to measure the position and momentum of that particle simultaneously and accurately. Yes, once again I am reading the statement. If a particle, moving particle, microscopic particle showing the wave nature, then we cannot measure, it's not E, we cannot measure, it is only note, we cannot measure the position and momentum of that particle simultaneously and accurately. मतलब कहने का मतलब यदि कोई एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है तो एट ए टाइम एक ही समय पर आप उसकी करेक्ट पोजीशन या उसके करेक्ट मोमेंटम को नहीं बता सकते हैं. The exact and simultaneously determination of position and momentum of a moving microscopic particle is impossible. तो यदि आप बात करें the exact and simultaneously determination of position and momentum of a moving microscopic particle is impossible. मतलब एक ही टाइम पर बिल्कुल सटीक आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम का एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते हैं. ओके लेट्स सी हियर. आपके पास एज एग्जाम्पल एक पार्टिकल है हैविंग मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v. तो एक्जैक्टली इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा m इंटू वी. अब आप कहें कि आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा पाए, नहीं, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे. अगर आपको मोमेंटम का पता है तो आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं लगा सकते. सेकेंड पार्ट, आपके पास एक मूविंग पार्टिकल m है जिसकी किसी समय पर पोजीशन x है. आप चाहें कि इसकी हम एग्जैक्टली मोमेंटम का पता लगा सके तो नहीं लगा पाएंगे. मतलब आप जो है टोटल उसकी एग्जैक्ट जानकारी पता नहीं कर सकते हैं. दोनों बातें. मोमेंटम मेज़र एरर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने कोशिश की भी और तो मोमेंटम मेज़र करने की एरर आती है डेल्टा पी और पोजीशन मेज़र करने की एरर आती है डेल्टा एक्स. तो हाइजेनबर्ग कहते हैं कि डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, मतलब मोमेंटम की एरर और डिस्प्लेसमेंट की एरर जो होती है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 से बड़े होती है. Okay guys, so now case first, if delta p is equals to 0, see the case delta p equals to 0, so delta as we read that delta x multiplied by delta p is greater than or equal to h by 4 pi, so delta x is greater than h upon 4 pi times delta p. So delta x is greater than h upon 4 pi times 0. So delta x is always greater than infinity. मतलब यदि एक एरर आपकी जीरो हो चुकी है तो दूसरी एरर आपकी इन्फिनिटी को लीड करेगी. इफ एरर इन द मोमेंटम इज जीरो देन द एरर इन द पोजीशन इज इन्फिनिटी. और यू कैन से इफ द एरर इन द पोजीशन इज जीरो, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो देन एरर in the momentum would be infinity. Okay, see guys, next question. If the error in the position of electron is 1.1 angstrom, find the error in the measurement of momentum. तो आप momentum के measurement में error निकालिए. So here given delta x that is equals to 1.1 angstrom, delta p is the question mark. Now delta x into delta p that is equals to h upon 4 pi. Delta p is greater than or equal to h upon 4 pi multiplied by delta x. So delta p is always greater than 6.6 into 10 की power minus 34 into 4 pi into 1.1 into 10 की power minus 10. ओके, तो ये हमारे पास हो गया. डेल्टा पी का एरर इससे ज़्यादा आएगा. सो वी कैन सॉल्व इट. हम इसको सॉल्व करते हैं जो पीछे मैंने सॉल्व कराया. ओके, वन सेकेंड. ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए. इसकी वैल्यू आप खुद ही निकाल सकते हैं. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एरर इन द मोमेंटम p एंड x आर इक्वल देन फाइंड द एरर इन द मोमेंटम. सो सिंपल, दोनों का एरर आपको इक्वल दिया जा रहा है कि मोमेंटम का और डिस्प्लेसमेंट का एरर इक्वल है यदि आपको तो इसको सॉल्व करना है. सो वी कैन स्टार्ट विद डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई. रिप्लेस डेल्टा p इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई. डेल्टा p का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. सो डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई. दिस इज द आंसर. इसकी एरर मिनिमम एरर कितनी होगी? अंडर रूट h बाई 4 पाई. नाउ drawbacks of Bohr's model. What is the drawbacks of Bohr's model? So we have here drawbacks of Bohr's model. Let's read this. First, Bohr model is valid only for the single electron species like hydrogen, helium plus, lithium 2 plus, beryllium plus 3. So
The Bohr's model is valid only for the single electron species like hydrogen and helium plus like lithium 2 and beryllium 3. Second point, Bohr's considered electron as a moving particle only. So Bohr's considered the electron as a particle, not as a wave. But later on by the discovery, it has been clear that the electron is also treating like a wave. So this was the failure of the Bohr's. Next, even Bohr's find the exact position of electron and exact velocity of the electron simultaneously. So Bohr measured the position of electron by the formula R nth equals to 0.53 by n square by z, and the velocity of the electron, that is equals to 2.18 into 10 to the power 6 into z by n meter per second. So this was the third failure of the Bohr's. Okay, one side Heisenberg said that you cannot exactly measure the position and the momentum that is related to the velocity, but very before the Bohr has discovered the both of them. Okay, so it was wrong. Okay, next guys. So okay, so Bohr's find the simultaneously position plus momentum measurement. So Bohr's model was fails because Heisenberg uncertainty principle not agree with that you can measure the both velocity and moment position at the same time. Okay, next. Bohr cannot answer about the spectral lines that they show electric and magnetic field. Okay, so in the presence of electrical and magnetic field, there is some different behavior of the spectral lines. Okay, so that Bohr cannot answer is about this phenomenon. They show electric and magnetic field. Okay, so स्पेक्ट्रिकल लाइंस जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाती हैं और स्पेक्ट्रिकल लाइंस जो होती हैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाती हैं, ये दो अलग अलग इफेक्ट कहलाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का इफेक्ट दैट इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का इफेक्ट जो है स्टार्क इफेक्ट है. बट बोहर कांट आंसर एनीथिंग रिगार्डिंग दिस. सो बोहर यहाँ पे भी फेल हो गए. Next, one more spectrum type of spectrum is there that is called ultra fine spectrum. Ultra fine spectrum को बोहर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ओके, इस वजह से these such reasons are the for the failure of Niels Bohr's model of electron. Okay, so these such failures are due to that Bohr's model getting failed. So student, that's enough for the day. Thank you for watching with Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Stay tuned with me. Thank you so much. Bye bye. Good day.